नमस्कार मित्रों, हम अपनी स्टोरी हाउस चैनल पर हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासों के पाठ की श्रृंखला में डॉक्टर राजीव गुप्ता के लिखे हुए बाल उपन्यास बहादुर बच्चे का पाठ कर रहे हैं। इससे पहले के अंक में दूसरे अध्याय का पाठ किया गया था। आज बहादुर बच्चे के तीसरे अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। रमेश महसूस कर रहा था कि डिग्री कॉलेज उसके पिछले स्कूल से अन्य कई बातों में भी अलग है। यहाँ की फील्ड उसके पिछले स्कूल की फील्ड से बहुत बड़ी थी, जिसमें एक साथ कई खेल खेले जाने की व्यवस्था थी। जहाँ खाली पीरियड में छात्र छात्राएं किसी न किसी खेल का अभ्यास करते रहते थे। कॉलेज में लड़कों व लड़कियों के अलग अलग छात्रावास भी थे। कॉलेज के विशाल प्रांगण के एक छोर पर एक स्थायी मंच बना हुआ था, जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कॉलेज में एक बड़ा सा पुस्तकालय भी था, जिसमें विभिन्न विषयों की हजारों किताबें थीं। वहाँ पाठ्य पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार की साहित्यिक कृतियाँ एवं महापुरुषों की जीवनियाँ भी उपलब्ध थीं। वहाँ बैठकर छात्र छात्राएं अध्ययन करते और परीक्षा के लिए नोट्स बनाते थे। विदेशी साहित्य भी वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। कक्षा में भी सारे अध्यापक समय पर आते थे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाते थे। सभी अध्यापक अपने अपने विषय में पारंगत थे। उन सभी का यही उद्देश्य था कि उनके कॉलेज के छात्र छात्राएं अधिक से अधिक विद्या अर्जन करके कॉलेज का नाम रोशन करें। यहाँ आकर रमेश को महसूस हुआ कि उसने जितना इस कॉलेज का नाम सुना था, यह उसी के अनुरूप था। इसीलिए तो हर एक व्यक्ति अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन कराने को उत्सुक रहता था। इस कॉलेज में रमेश को केवल एक ही बात खराब लगी। वह थी पुराने विद्यार्थियों का नए विद्यार्थियों के साथ रैगिंग के नाम पर असभ्यता से पेश आना, उन्हें शारीरिक व मानसिक कष्ट देना। उसने यह भी महसूस किया कि जो विद्यार्थी उनकी प्रताड़ना से व्यथित होकर प्राचार्य या किसी अध्यापक से उनकी शिकायत करता था, फिर वे उसके पीछे और भी बुरी तरह से पड़ जाते थे, जिससे भयभीत होकर अन्य किसी छात्र की हिम्मत दोबारा प्राचार्य या किसी अन्य अध्यापक से शिकायत करने की नहीं पड़ती थी। कुछ सीधे साधे छात्र तो अपने सीनियर्स से इतने डर गए थे कि कॉलेज आने से भी घबराने लगे थे। अपने सीनियर्स के सामने पढ़ते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते और कुछ तो बेचारे रोने ही लगते थे। कई बार तो रैगिंग को लेकर जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच टकराव की नौबत आते आते बची थी। उनके रैगिंग का ढंग भी बहुत ही फूहड़ता भरा होता था। वे जूनियर छात्रों को घेरकर छात्रावास ले जाते थे। वहां वे उनसे अपने जूतों पर पॉलिश करवाते व अपने कपड़े धुलवाते थे। वे छात्रों को जबरदस्ती सिगरेट व शराब पीने को मजबूर करते थे। यदि कोई छात्र ऐसा नहीं करता था, तो वे उसको पीट भी देते थे। वे जूनियर्स को निर्वस्त्र करने में भी संकोच नहीं करते थे। वे जूनियर छात्रों से कोई भी उल्टा सीधा सवाल पूछ बैठते और उनके जवाब देने पर उनकी हंसी उड़ाया करते थे। उस दिन जब शाम को डॉक्टर प्रमोद जी अपनी क्लिनिक से घर वापस आए, तो उन्होंने देखा कि रीटा आज कुछ उदास दिख रही है। भोजन करने के बाद उन्होंने रीटा और रमेश को अपने कमरे में बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा। रीटा ने कुछ संकोच के साथ कहा, पिताजी, आज क्लास में मैडम ने मेरी डांट लगाई है। क्या तुम उनका दिया गया होमवर्क पूरा करके नहीं ले गई थीं? नहीं, मेरा होमवर्क तो पूरा था। उसमें तो उन्होंने मुझे गुड भी दिया है, लेकिन आज उन्होंने बिना वजह ही मुझे डांटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी मैडम तो बहुत अच्छी हैं। हमेशा तुम सब बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहती हैं। जरूर तुमने ही कोई शैतानी की होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें क्यों डांटा है। तुमने उनसे डांटने का कारण नहीं पूछा। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि तुम्हारे नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। फिर उन्होंने मुझे मेरी इस लापरवाही के लिए बहुत डांटा और मुझे ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा करके सब लोगों को मेरे नाखून दिखाए। तब क्लास के सभी छात्र छात्राएं खूब हंसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं,
तो वे मुझसे बोली कि आज घर जाकर अपने पिताजी से पूछना किस तरह से बड़े बड़े नाखून रखने से क्या होता है। तब तो भाई उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ठीक डांटा है। वाकई तुम्हारे नाखून बहुत बड़े हो गए हैं और इसमें कितना मैल भी तो उभरा है। लेकिन पिताजी, पढ़ाई का बड़े नाखून से क्या संबंध है? हम लोग तो स्कूल में पढ़ाई करने लिए जाते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा यही सोचना तो गलत है। अच्छा स्कूल वही है जहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छी बातें भी सिखाई जाएं। फिर नाखून बड़े होना खुद तुम्हारे लिए भी हानिकारक हैं। वह कैसे पिताजी? बेटी, नाखून बड़े होने से इसमें मैल जमा हो जाता है और इस मैल में तरह तरह रोगों के कीटाणु कृमियों के अंडे हो सकते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये खाना खाते समय भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, फिर विभिन्न चरणों से गुजरते हुए वयस्क कीड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि हमारी आंत से चिपके रहते हैं और कभी कभी वहां पर घाव भी बना देते हैं। एस्केरिस एक इसी तरह का कृमि है जो कि हमारी आंतों में पाया जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं। पिताजी, ये कृमि हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से हानि पहुंचाते हैं? इनकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, लीवर खराब हो जाने से भूख कम लगने लगती है, जीभ बढ़ाता है, उल्टी तथा दस्त होने लगते हैं, पेट में दर्द होता है और कमजोरी की वजह से चक्कर भी आते हैं। क्या इनकी वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है? क्यों नहीं, कभी कभी ये कृमियां इनके अंडे खून की नालियों में चले जाते हैं और वहां से रक्त संचरण द्वारा हृदय के वाल्व में या मस्तिष्क की किसी छोटी रक्त नली में जाकर फंस जाते हैं। इससे मनुष्य की एकाएक मृत्यु हो जाती है या उन्हें लकवा मार सकता है। इसीलिए तो साबुन से खूब अच्छी तरह से हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए। तब तो पिताजी, मेरी मैडम ने मुझे ठीक ही डांटा है, रीटा ने स्वीकार किया। अब उसके चेहरे से उदासी के बादल छंट चुके थे। हाँ बेटी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब शायद तुम अपने नाखून काटना कभी नहीं भूलोगी। कल तुमको अपनी मैडम को जाकर धन्यवाद बोलना चाहिए। अब तुम दोनों जाकर सो जाओ, क्योंकि कल सुबह हम सबको जल्दी उठना है। लेकिन पिताजी, आज मुझे भी आपसे कुछ पूछना है, इतनी देर से खामोश बैठे रमेश ने कहा। हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो। पिताजी, मुझे रैगिंग के बारे में कुछ बताइए। कॉलेज में यह प्रथा कैसे और क्यों प्रारंभ हुई? रैगिंग के बारे में मैं तुम्हें जरूर विस्तार से बताऊंगा, पर आज नहीं बल्कि कल, क्योंकि अब तुम्हारी बहन को नींद आ रही है। वैसे भी अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज एक अच्छी आदत है, डॉक्टर प्रमोद जी ने हंसते हुए कहा। प्रॉमिस, पापा जी? हाँ हाँ, पक्का प्रॉमिस, कहकर डॉक्टर साहब ने दोनों बच्चों की पीठ थपथपाई और उनको सोने के लिए अपने कमरे में भेज दिया, क्योंकि डॉक्टर साहब का नियम था रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना। डॉक्टर साहब सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों को थोड़ा बहुत व्यायाम करने के लिए प्रेरित करते थे। वे खुद सुबह सुबह उठकर टहलने निकल पड़ते थे और पार्क में जाकर दौड़ते हुए उसके 2-3 चक्कर लगाते थे। वे रमेश को भी दौड़ने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि सुबह सुबह खुली हवा में दौड़ लगाने से हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है, इससे हृदय भी तेजी से कार्य करने लगता है। इस कारण हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है। इस तरह प्राणवायु के सारे शरीर में संचार होने से हमारे पूरे शरीर में ताजगी आ जाती है, जिससे हम सारे दिन चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं। अध्याय 4। क्लास में मोहन, प्रकाश, नीलू, शारदा और उमा रमेश के अच्छे मित्र थे। यूं तो क्लास के सारे लड़के लड़कियां आपस में खूब हिलमिल गए थे। मोहन व प्रकाश रमेश के पूर्व परिचित थे, वे पिछले कॉलेज में भी उसके सहपाठी थे। नीलू, उमा व शारदा पहले गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ा करती थीं। उनका घर रमेश के घर के पास ही था, इसलिए उनसे भी पूर्व परिचित होना स्वाभाविक ही था।
उमा, नीलू व शारदा लड़कियां होने के कारण रैगिंग से बहुत घबराती थीं। सीनियर छात्र छात्राएं इन लोगों को अक्सर परेशान किया करते थे। वे लोग कभी इनसे गाना सुनते तो कभी डांस करवाते थे। सीनियर छात्राएं उनको अपने छात्रावास में ले जाकर उनसे अपने लिए नाश्ता भी बनवाती थीं। आज मोहन ने सुबह से ही यह सूचना दे दी थी कि आज सीनियर्स सामूहिक रैगिंग लेने का कार्यक्रम बना रहे हैं। यह जानकर नीलू, उमा व शारदा डरकर उसी समय वापस अपने घर लौट गई थीं, क्योंकि कल ही सीनियर छात्राएं उनको बहुत परेशान कर चुकी थीं। वे उनको अपने छात्रावास में ले गई थी। वहां उन्होंने उनसे ढेर सारे कपड़े धुलवाए थे और फिर देर तक उन्हें डांस करने के लिए मजबूर किया था। रैगिंग के डर से उन तीनों के क्लास छोड़कर चले जाने से उन लोगों को बहुत दुख हुआ। वे सभी एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यदि किसी दिन कोई मित्र कॉलेज नहीं आ पाता, तो दूसरा उसको अपने नोट्स देकर उसका कार्य पूरा करवाता था। वे सब लोग क्लास में भी साथ साथ बैठते थे और एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते थे। इस तरह घर के अन्य सदस्य भी उनसे परिचित थे। रमेश इसी बात से आज बहुत क्षुब्ध था। शाम को वह अपने सीनियर छात्रों की बेहूदी हरकतें बर्दाश्त करके घर लौटा और अनमना सा होकर अपने कमरे में जा लेटा। उसने चाय नाश्ता भी नहीं किया, बस शाम तक अपने कमरे में यूं ही पड़ा रहा। रात को जब डॉक्टर प्रमोद जी अपनी क्लिनिक से लौटे, तो उनकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बतलाई। डॉक्टर साहब ने रमेश को अपने कमरे में बुलाकर धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी। फिर सबने आराम से बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रमेश ने फिर से रैगिंग के बारे में जानने की इच्छा जताई। हाँ, मैं तुम्हें रैगिंग के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, पलंग पर आराम से बैठते हुए डॉक्टर प्रमोद जी ने कहा। दरअसल रैगिंग अंग्रेजी का शब्द है, जो कि रैग से बना है। रैग का अर्थ है किसी को चिढ़ाना, तंग करना, सताना या डांटना। रैगिंग की शुरुआत सर्वप्रथम ग्रीक के ओलंपिया नगर से हुई थी, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के प्रति हिचक या झिझक दूर करना था, परस्पर एक दूसरे को जानना पहचानना था। लेकिन इसकी प्रथा अपने भारतवर्ष में कैसे शुरू हुई, पिताजी? रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पिताजी की बातें सुनते हुए पूछा। बेटा, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि ग्रीक के बाद यह प्रथा क्रमशः फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड तक फैलती गई। उनकी देखा देखी भारतीयों ने भी इसका अनुसरण किया। फिर तो यह धीरे धीरे सभ्यता के दायरे को लांघकर विकृत और भयावह रूप धारण करती चली गई। सचमुच? हाँ बेटा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले रैगिंग भी मनोवैज्ञानिक उपचार का एक प्रचलित तरीका था। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाते थे। यह सच है कि जब भी किसी परंपरा या प्रथा का प्रचलन शुरू होता है, तो निश्चित रूप से उसकी कुछ उपयोगिता एवं प्रयोजनशीलता होती है। परंतु समय के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। भारतवर्ष में भी रैगिंग प्रथा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ पिताजी, आप सच कहते हैं। अब तो रैगिंग के नाम पर सीनियर्स जूनियर्स को शारीरिक व मानसिक रूप से सताते हैं, रमेश ने थोड़े रोष से कहा। सचमुच ही आज रैगिंग का स्वरूप बहुत विकृत हो गया है। अब तो लोग इसके माध्यम से अपनी विकृत मानसिकता का परिचय देने लगे हैं। कुछ छात्र तो इस कारण अपनी पढ़ाई तक बीच में छोड़ देते हैं। पिताजी, क्या रैगिंग की इस गंदी प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है? रमेश ने जानना चाहा। बेटा, अखबारों में तो तुमने पढ़ा ही होगा कि अब रैगिंग लेने पर कानूनन रोक लगा दी गई है, पर नियमों में लचीलापन होने के कारण व्यवहारिक रूप से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्र छात्राओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता है और न ही कोई इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करता है, इसलिए सब कुछ इसी तरह चलता रहता है। तो क्या इस समस्या का कोई हल नहीं है? रमेश ने निराश होकर पूछा। बेटा, इस समस्या का हल तभी निकाला जा सकता है
जब छात्र छात्राएं खुद ही इस तथाकथित आधुनिकता का विरोध करें और ऐसे लोगों का साथ न दें जो कि रैगिंग की आड़ में अपने कुछ निहित स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। हाँ, एक दूसरे से परिचित होना, उनको गहराई से जानना अच्छी बात है, परंतु तथाकथित आधुनिकता के नाम पर किसी को अपमानित करना, किसी को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट देना ठीक नहीं है। कोई भी प्रथा या परंपरा एक बारगी तो समाप्त नहीं हो सकती है, पर उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर उसमें व्याप्त बुराइयों से धीरे धीरे मुक्त हो जाना चाहिए। इसी में युवा पीढ़ी का सुखद भविष्य है। तो क्या पिताजी, हमको इस फूहड़तापूर्ण ढंग से ली जाने वाली रैगिंग का विरोध करना चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या तुमने गांधी जी की आत्मकथा में यह नहीं पढ़ा है कि वे अन्याय सहने व करने दोनों को ही जुर्म मानते थे और इसका सदा हिंसात्मक तरीके से विरोध करते थे? गांधी जी के इसी कथन को आधार बनाकर तुम्हें अपने साथियों सहित इस कुप्रथा के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें किस तरह से विरोध जताना चाहिए? रमेश ने जानना चाहा। इसका विरोध तुम लोग कई चरणों में कर सकते हो। सबसे पहले तुम सब जूनियर्स एकजुट होकर कॉलेज के प्राचार्य से इस बात की शिकायत करो। उद्दंड लड़कों के माता पिता से जाकर मिलो और उनसे अनुरोध करो कि वे अपने बच्चों को जूनियर्स के साथ इस तरह का गंदा व्यवहार करने से रोकें। जरूरत पड़ने पर तुम लोग कानून की मदद भी ले सकते हो, प्रमोद जी ने रमेश को सलाह दी। रमेश ने अपने पिताजी की बातों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। फिर वह उनको धन्यवाद देकर अपने कमरे में सोने चला गया। अब उसका मन शांत था। दूसरे दिन उसने सभी जूनियर छात्र छात्राओं से विचार विमर्श करके उनको यह समझाया कि एकता में ही बल है। यदि वे सब एकजुट होकर इस कुप्रथा का विरोध करें, तो इस कुप्रथा का इस कॉलेज से सदा के लिए अंत हो सकता है। कुछ छात्रों ने शंका व्यक्त की, इससे हमारी समस्या घटने की जगह कहीं और बढ़ न जाए? सीनियर्स चिढ़कर कहीं हमें और अधिक परेशान न करने लगे? अगर ऐसा होगा तो हम लोग अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। अब हम लोगों को इस लड़ाई को अंत तक लड़ना होगा, रमेश ने सुझाव दिया। इससे हमारी पढ़ाई का बहुत अधिक नुकसान होगा, कुछ छात्रों ने कहा। ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यह लड़ाई बहुत अधिक दिनों तक नहीं चलेगी, और यदि चली भी तो हम लोग बाद में अध्यापकों से एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का अनुरोध करेंगे। अब हम लोग इस कुप्रथा को इस कॉलेज से खत्म करके ही रहेंगे, रमेश ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। यदि ऐसी बात है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, सभी ने जोश से तालियां बजाते हुए कहा। तो हमारे अभियान का पहला चरण यह होगा कि जो सीनियर्स हमें सबसे अधिक परेशान करते हैं, हम लोग उनके घरों में जाकर उनके मम्मी पापा से इस संबंध में बात करेंगे और कॉलेज के प्राचार्य, शहर के डीएम व एसपी साहब को इस बात से अवगत कराते हुए ज्ञापन देंगे, रमेश ने अपना प्लान बताया। बहुत खूब, यह अच्छा रहेगा। वाह रमेश, तुमने तो खूब सोच समझकर प्लान बनाया है। हम लोगों को अवश्य सफलता मिलेगी। हिप हिप हुर्रे। सभी ने रमेश की प्रशंसा करते हुए जोरदार नारे लगाए। उन्हें उसका प्रस्ताव पसंद आया था।